हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बात करी थी सेल के बारे में कि सेल क्या होती है, सेल कितने टाइप्स की होती है, सेल किसने डिस्कवर करी थी और सबसे पहले कौन सी सेल डिस्कवर हुई थी। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में। तो जो हमारी सेल है उसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। यानी जो हमारी सेल है, हमारी सेल है उसके कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट है। एक तो सबसे आउटर पार्ट जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो सेंटर पार्ट है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, इंटरमीडिएट पार्ट है, और जो सबसे इनर पार्ट है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो इन तीनों का काम क्या है? तो जो हमारी आउटर यानी जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सबसे आउटर बाउंड्री होती है हमारे सेल की, यानी सेल को जो बाहरी इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो प्रोटेक्ट करके रख रहा है वो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड है हमारा साइटोप्लाज्म, द इंटरसेलुलर फ्लूइड पैक्ड विद द ऑर्गेनेलीज, स्मॉल स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक सेल फंक्शन। अब हमारे जो साइटोप्लाज्म है उनमें प्रेजेंट होती है हमारी ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेली क्या होती है? छोटी छोटी ऑर्गेनेली होती है जो स्पेसिफिक फंक्शन करती है हमारी सेल के लिए, जैसे हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, हमारी गोल्जी बॉडी, हमारी राइबोसोम्स, ये सारे प्रेजेंट होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में, जो स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड या फंक्शन करते हैं हमारी सेल के लिए। नेक्स्ट होता है हमारे न्यूक्लियस, जो सेल के सबसे इनर पार्ट है, वहां पे एन ऑर्गेनेली दैट कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटी, जो पूरा हमारी सेल है उसको जो कंट्रोल कर रहा है कि कौन सी चीज सेल के अंदर आनी चाहिए, कौन सी सेल के बाहर जानी चाहिए, इन सब को जो कंट्रोल कर रहा है वो हमारा है न्यूक्लियस। यानी जो जो भी ऑर्गेनली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्रोटीन बन रही है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन की पैकेजिंग हो रही है, ये सब कौन कर रहा है? हमारा न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस होल ऑर्गेनलीज को, होल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है, आपको क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए। द न्यूक्लियस लाइन नियर द सेल सेंटर, जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। द सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फिजिकली सेपरेट द इंटरसेलुलर स्पेस, ये क्या करती है? जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल के सबसे आउटर बाउंड्री है, जो सेल के जो आउटर इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करती है इनर इन्वायरमेंट से। यानी सेल के बाहर जो भी इन्वायरमेंट है उससे अंदर के इन्वायरमेंट को क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट फॉर्म द सेल फ्लेक्सिबल आउटर सरफेस। साथ में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल को फ्लेक्सिबल बना के रखती है। यानी जो सेल का आउटर पार्ट है उसको कैसे बना के रख रही है? फ्लेक्सिबल बना के रख रही है। सेपरेट द सेल इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सेल का जो अंदर का इन्वायरमेंट है उसको आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या कर रही है? प्रोटेक्ट करके रख रही है, सेपरेट करके रख रही है। द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड, the cell membrane composed of a double layer of the special lipid called the phospholipid। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है? हमारी लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। ठीक है, स्पेशली किसकी बनी है? फॉस्फोलिपिड, यानी उसमें फॉस्फेट और लिपिड है। फॉस्फोलिपिड कंसिस्ट ऑफ अ हाइड्रोफिलिक हेड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल। अब जो हमारा फॉस्फोलिपिड होता है ना, जैसे आपको पता होगा लिपिड क्या होता है? एक फैट होता है। तो फैट कभी भी वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है, तो लिपिड क्या करता है? फॉस्फेट के साथ अटैच रहता है, क्योंकि फॉस्फेट क्या है? सॉल्युबल है वाटर में, जबकि लिपिड जो है इनसॉल्युबल है हमारे वाटर के साथ। तो वो दोनों कभी भी क्या नहीं हो सकते, जो लिपिड है मिल नहीं सकता है वाटर के साथ। तो इसलिए लिपिड क्या करता है? फॉस्फेट के साथ हमेशा बाइंड होके रखता है, क्योंकि जो फॉस्फेट है वो तो कैसे? सॉल्युबल है, यानी वाटर में क्या है? डिसॉल्व हो जाता है। तो इसलिए जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है? फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। और जो जो मतलब हाइड्रोफोबिक है वो वाटर लविंग होता है, एंड द हाइड्रोफोबिक वाटर फियरिंग होता है। हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक वाटर फियरिंग। यानी जो फॉस्फोलिपिड की क्या है? हमारे हेड है, वो हेड कैसा है? वाटर लविंग है। एंड जो टेल है वो कैसी है? वाटर फेयरिंग, यानी उसे पानी से क्या लगता है? डर लगता है। जबकि जो उसका हेड है वो पानी के साथ इजिली क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए उसका नाम है हाइड्रोफोबिक या वाटर लविंग। अब बात करते हैं
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शन की। द सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन विद इन द सेल सच एज द ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू द सेल, प्रोसेस ऑफ द इंजेशन एंड द सिक्रीशन। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना जो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले कर रही है कि एक ऑस्मोसिस यानी सेल के बाहर जो भी चीजें कोई भी बिना न्यूक्लियस की परमिशन के अंदर नहीं आ सकती है। यानी जैसे ना हमारे घर के बाहर कोई है और अंदर कोई है, तो बाहर वाले इंसान और अंदर वाले इंसान के बीच में जो एक बैरियर है वो क्या है, हमारा डोर है। ठीक है, तो जो डोर अगर क्लोज है तो अंदर वाला बाहर नहीं आ सकता और बाहर वाला अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, तो ऐसी है सेम इन्वायरमेंट। तो सेल के अंदर कोई भी चीज तब तक नहीं आ सकती जब तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे परमिशन ना दे दे। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे परमिशन देगी तभी कोई चीज सेल के अंदर आ सकती है, साइटोप्लाज्म, अदरवाइज कोई भी चीज सेल के अंदर नहीं आ सकती। मान लो सेल के बाहर ECF में, ठीक है, जो सेल के बाहर का इन्वायरमेंट होता है उसे हम ECF कहते हैं, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो अंदर का इन्वायरमेंट है उसे कहते हैं हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड। दोनों जगह पे फ्लूइड्स प्रेजेंट है। अब मान लो ग्लूकोज आया सेल के बाहर, उस ग्लूकोज आया तो उसको सेल के अंदर जाना है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, कि भाई न्यूक्लियस ग्लूकोज आया है उसको अंदर भेजना है या नहीं भेजना। अब न्यूक्लियस ऑर्गेनेली के पास देखेगा कि उसको ग्लूकोज की नीड है या नहीं है। अब उनको लगेगा कि नीड है ग्लूकोज की, तो वो क्या करेगा, जाएगा और बोलेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हाँ ग्लूकोज को अंदर आने दो, तभी जाके ग्लूकोज क्या आएगा, अंदर आएगा, अदरवाइज सेल के अंदर नहीं आएगा। अब सेम चीज कि अगर कोई चीज है, मान लो कोई मेडिसिन है, अगर आपको कोई जुकाम बुखार फीवर वगैरह कुछ भी है तो सेल को वो चाहिए, तो अगर सेल को चाहिए उसको रेगुलेट करने के लिए तभी मेडिसिन भी अंदर आएगी, अदरवाइज अंदर नहीं आएगी। जैसे कुछ चीजें मान लो अल्कोहल है, ठीक है, तो अल्कोहल सेल के अंदर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूछेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे कम्युनिकेट करेगा, न्यूक्लियस से। अच्छा, अल्कोहल अंदर आना चाहिए कि नहीं, तो न्यूक्लियस क्या कहेगा, नहीं भाई ये हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, इसको नहीं अंदर आना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे अंदर आने नहीं देगा। तो मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका काम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है कि जो भी सेल के बाहर चीजें उन्हें कभी भी अंदर आने नहीं देना, क्योंकि कुछ चीजें कैसे हार्मफुल है, सेल के लिए कैसी हार्मफुल है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनको सेल के अंदर आने नहीं देगी। अब जैसे कुछ न्यूट्रिएंट है, जैसे हमारा अमाइनो एसिड हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, तो वो कैसे सेल के लिए इंपॉर्टेंट चीजें, न्यूट्रिएंट है, एनर्जी उनसे मिलेगी, हमारा ऑक्सीजन है, तो उसको सेल क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर आने देती है। लेकिन अदर चीजें जो सेल के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है उनको अंदर आने नहीं देगी। द सेल मेम्ब्रेन इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोवाइड द सेल विद मैकेनिकल सपोर्ट एंड द फ्लेक्सिबल इनफ टू अलाउ सेल टू ग्रो एंड द मूव। साथ में सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, एक तो हमारी सेल को क्या एक शेप प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, एक सेल को क्या है फ्लेक्सिबल बना के रख रही है, साथ में सेल को ग्रो करने में और सेल को मूव करने में जो हेल्प कर रहा है वो कौन है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इट इज अ सिलेक्टिव बैरियर दैट रेगुलेट द फ्लो ऑफ द मटेरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। जैसे मैंने बताया कि जो एक ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो एक बैरियर की तरह काम करेगी, सेल के अंदर कौन सी चीज आनी चाहिए कौन सी चीज नहीं आनी चाहिए, इसको जो मैनेज कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, वो कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। This selectively help stabilize and maintain appropriate environment for the normal cellular activity. अब इस चीज को ना हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों मेंटेन कर रही है, इसलिए मेंटेन कर रही है कि कोई भी चीज ना अंदर ना आ जाए, जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट है केवल वही चीजें आए, अप्रोप्रिएट है, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज है केवल वही आनी चाहिए, अदरवाइज कोई अदर चीज है जो सेल को हार्म कर रही है उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर आने नहीं देगी। All the exchange between the cell and its environment have to pass through the cell membrane. अब कोई भी चीज़ सेल के बाहर है वो अंदर जाना चाहती है, वो किसके थ्रू पास होगी, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही अंदर आएगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही सेल से कोई भी चीज़ बाहर जाएगी। जैसे मान लो सेल को ऑक्सीजन चाहिए तो सेल ने ऑक्सीजन लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आया ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के बदले में क्या देगी, सेल बाहर के छोड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी किसके थ्रू बाहर जाएगी, वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर जाएगी। द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल टू द आयंस। अब हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना कुछ आयंस को अंदर आने देती है, जैसे हाइड्रोजन आयन को अंदर आने देगी, सोडियम आयन को अंदर आने देगी, क्योंकि ये दोनों आयंस हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है।
स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को अंदर आने देगी और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने देगी। ये इनके लिए परमेबल मतलब परमिशन देता है अंदर आने के लिए। लार्ज मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, हमारी जो सेल के लिए ना इंपॉर्टेंट चीजें जो जिनसे उसे एनर्जी मिल रही है वो कौन है, ग्लूकोज एंड हमारा अमाइनो एसिड है। तो लार्ज मॉलिक्यूल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनको भी अंदर आने की क्या देता है, परमिशन देता है कि हाँ आप अंदर आ सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, जो भी ना सेल सब्सटेंस की क्या है मूवमेंट है उसको भी कंट्रोल कर रहा है हमारा कौन, सेल मेम्ब्रेन की। कौन सी इन आउट मतलब कि कौन सी चीज अंदर आनी चाहिए कौन सी बाहर, तो इस सब्सटेंस के मूवमेंट को जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन है, cell membrane. The plasma membrane also play a key role in a communication among cell and between cell their external environment. अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो कम्युनिकेशन बनाए रखती है सेल के अंदर का और सेल के बाहर का। यानी सेल को अंदर को मतलब कम्युनिकेशन का मतलब क्या, जैसे सेल के अंदर किसी चीज को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलेगी भाई मुझे ग्लूकोज चाहिए, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ECF के पास जो भी क्या आएगा, ग्लूकोज आएगा, वो उसको परमिशन देगा सेल के अंदर जाने की। ठीक है, तो ये क्या है अंदर का क्या कर रहा है, कम्युनिकेट बनाए रख रहा है प्लाज्मा में। अब बाहर है तो बाहर अगर मान लो ग्लूकोज है उसे अंदर आना है तो अंदर को भी पूछ रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, अंदर सेल को पूछ रहा है कि हाँ भाई आपको ग्लूकोज चाहिए या नहीं चाहिए, तब जाके ये ग्लूकोज अंदर आ सकता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फ्लेक्सिबल येट sturdy barrier that surrounds and contain in the cytoplasm of a cell in a best described by using a structural model called the fluid mosaic model। तो जो हमारी ना चीजें अंदर बाहर जाती हैं सेल के थ्रू, तो वो एक मॉडल के थ्रू है, वो है फ्लूइड मोसाइक मॉडल के थ्रू। तो जो हमारी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये देखिए यहाँ पे ना ये सबसे आउटर जो पार्ट है ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। क्या हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमारी सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। ऑर्गेनेली को जो प्रोटेक्ट करके रख रहा है वो कौन है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारे न्यूक्लियस को कंट्रोल करके रख रहा है वो भी कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी एक तरह से क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो सारी चीजों को क्या कर रखा है, आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करके, यानी कोई भी ना हमारे माइट्रोकॉन्ड्रिया, हमारे राइबोसोम, हमारे न्यूक्लियस को इन्फेक्टेड या खराब ना कर दे, डीनेचर्ड ना कर दे, उन चीजों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। वो उनको क्या करके रख रही है, प्रोटेक्ट करके रख रही है। अब the plasma membrane define the extent of a cell, thereby separating two of the body major fluid components and the intercellular fluid within the cell and the extracellular fluid outside the cell। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो दो चीजों को अभी हमने बात करी सेपरेट करके रख रही है। एक तो सेल के बाहर वाले फ्लूइड को, उस फ्लूइड का नाम है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और एक सेल के अंदर वाले फ्लूइड को जिसे हम कहते हैं इंटरनल सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, एक एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड और एक है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो दो तरह के ICF एंड ECF। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनक्लोज सेल कंटेंट, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सारे जितने भी वहां पे प्रेजेंट प्लाज्मा कंटेंट है, जैसे मैंने बताया कि मेरी सारी ऑर्गेनेलीज है सेल की, उन सबको क्या करके रख रहा है, क्लोज करके रख रहा है। Made its exchange with the extracellular environment and play a role in a cellular communication। साथ में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कम्युनिकेशन भी बनाए रखता है। ठीक है, हमारे इंट्रासेलुलर एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर के बीच में जो भी क्या है कम्युनिकेशन है, उन सब को कौन मेंटेन करके रख रहा है कि सेल के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन है और सेल के बाहर कौन सी इंफॉर्मेशन, तो इन दोनों के बीच में कौन है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों के बीच में कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोई भी इंफॉर्मेशन है जो सेल के बाहर है वो अंदर तक पहुंचाने का काम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और अंदर की जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर तक पहुंचाने का काम है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। The cell membrane is made by lipid bilayer of three types of lipid molecule, example phospholipid, cholesterol and the glycoprotein। अभी हमने बात करी कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी हुई है। किससे मिलकर बनी हुई है, लिपिड बाइलेयर से। तो ये लिपिड जो बाइलेयर है इसमें कुछ चीजें प्रेजेंट हो गई, यानी कोई भी चीज बनी हुई है तो वो किन्हीं चीजों से मिलकर बनी होगी। तो ऐसी हमारी जो लिपिड बाइलेयर है वो कितनी मटीरियल और कितने % मटीरियल से मिलकर बनी है। तो सबसे पहले जो लिपिड बाइलेयर
है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनी हुई है, वो सबसे पहले एक कंटेंट है जिसका नाम है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड है वो 75% प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कोलेस्ट्रॉल जो है वो 20% प्रेजेंट है एंड द ग्लाइकोलिपिड जो है वो 5% प्रेजेंट होता है हमारे लिपिड बाइलेयर में। तो 100% हो गया सारे कंटेंट। 75 है हमारा फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल है हमारा 20% एंड द ग्लाइकोलिपिड है हमारा 5%। Transportation across plasma membrane, movement of substance across cell membrane can be classified as a passive and the active process। अब जो भी ना सेल के बाहर से कोई भी चीज अंदर जा रही है, अंदर से कोई भी चीज बाहर जा रही है, तो वो एक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाती है, जिसे हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, एक होता है पैसिव। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन यानी जो भी चीज ना बाहर से अंदर जा रही है उसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, कोई भी चीज अगर बाहर से अंदर जा रही है तो एनर्जी का यूज कर रही है, एटीपी का यूज कर रही है किसी भी चीज को अंदर जाने के लिए, बाहर जाने के लिए, ठीक है। अब पैसिव क्या है, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने पे कोई भी एनर्जी यूज नहीं होगी। जबकि एक्टिव क्या है, अगर कोई चीज बाहर है तो उसे अंदर जाने के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई एनर्जी का यूज वो करेगी। तो पैसिव प्रोसेस क्या है, the substance move down by its concentration gradient without use of energy of cell। अच्छा, कोई भी चीज है, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज, मान लो कंसंट्रेशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन एक यू शेप का, अगर मैंने एक ट्यूब ली है, एक ट्यूब की साइड से मैं क्या डाल रही हूँ, मान लो मैं शुगर डाल रही हूँ, ठीक है, एक तो मैंने उसमें सॉल्यूट पहले से डाला हुआ है, सॉल्वेंट पहले से डाला, अब मैं सॉल्यूट डाल रही हूँ, ठीक है। सॉल्यूट क्या करे, एक साइड से डाल रही हूँ मैं, तो इस वाले जो पार्ट है, एंड ऑफ द यू शेप पार्ट है, एक साइड से तो मैंने क्या डाल रखा है, सॉल्यूट्स डाल रखे। अब वहां पे एक एंड पे क्या है, सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन वो बहुत हाई है, तो धीरे धीरे सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल है, पार्टिकल है, वो दूसरे एंड तक जाने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, शुगर की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हाई है, दूसरे एंड पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो हमेशा कोई भी चीज होती है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाती है, उसमें कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती है। मान लो कोई बोतल है, उसमें मैं पानी भरती हूँ, ठीक है, तो बोतल कैसी खाली है और मेरे पास जो जग है, जार है, वो कैसा भरा हुआ है। तो जो जग है उसमें कंसंट्रेशन क्या है, पानी की हाई है, जबकि बोतल में क्या है, लो है। तो जब मैं डालूंगी ना उसके अंदर, तो वो फिल होता रहेगा, यानी जो वाटर है वो अपने हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, लो कंसंट्रेशन में जा रहा है। अब जब वो भर जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो उसकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी, हाई। अब जग की कंसंट्रेशन क्या होगी, वाटर की, कम हो गई, तो मैं उसमें डालूंगी तो उसकी कंसंट्रेशन, फिर बोतल की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई और जार की कम हो गई, तो मैं बोतल्स का वाटर कहाँ डाल सकती हूँ, जार में डाल सकती हूँ, जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसमें कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती है। अब है example of passive process of transportation of substance are simple diffusion, facilitated diffusion and osmosis। अब जो हमारी क्या है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें कोई भी एनर्जी यूज नहीं हो रही है, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है वो तीन तरीके से होता है। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक होता है ऑस्मोसिस। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड द ऑस्मोसिस डिफ्यूजन। तो सिंपल जो डिफ्यूजन है, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रीली थ्रू लिपिड बाइलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन विदाउट द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अब हमारी ना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम क्या है, जैसे कि वहां पे प्रेजेंट है, वो क्या कर रही है, कोई भी चीज बाहर है तो उनको अंदर ले जाने का काम जिसका है, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। मान लो अगर हम कहीं अपने रिलेटिव के यहाँ गए, तो रिलेटिव क्या करता है, हमें लेने आता है, तो वो क्या है, हमारा ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, वो हमें लेने आया, ठीक है, वहां पे वो हमारे बस स्टैंड पे क्या करने आया, हमें लेने आया है, ठीक है। तो वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, जो कि सेल के बाहर जो ग्लूकोज है उसको लेने के लिए आए रहते हैं, सेल के अंदर छोड़ने तक। लेकिन क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन में क्या है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रीली थ्रू द लिपिड बाइलेयर। अब जो ना सिंपल डिफ्यूजन में, ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब है कोई चीज बाहर है जो कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है।
डिफ्यूजन का मतलब क्या है, कोई चीज बाहर है तो वो अंदर जा रही है। तो ये बोल रहा है कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जो लिपिड बाइलेयर में फ्रीली क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, यानी घूम सकता है, मेम्ब्रेन विदाउट द हेल्प ऑफ। अब ये ना हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो सिंपल डिफ्यूजन है वो इजीली जा सकता है, यानी सेल के बाहर, जैसे मान लो ग्लूकोज है, वो इजीली कहाँ जा सकता है, सेल के अंदर जा सकता है, बाहर से अंदर जा सकता है। सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ले जाने वाली, उनका यूज नहीं करेगा, मतलब वो खुद उसे पता है कि रास्ता कहाँ है, उसे डायरेक्टली वो कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, उसे कोई भी ले जाने वाला नहीं चाहिए, तो उसे कहेंगे सिंपल डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या कहेंगे, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू लिपिड बाइलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन एक्टिंग एज अ कैरियर मॉलिक्यूल। अब देखो सेम उल्टा है, सिंपल डिफ्यूजन कैसा है कि कोई भी चीज सेल के बाहर है, मान लो ग्लूकोज है, ठीक है, तो उसे अंदर जाने के लिए वो खुद चला जाएगा, ठीक है, उसे कोई लेके नहीं जाएगा कि आपको सेल के अंदर जाना है, नहीं, वो कहलाएगा हमारा सिंपल डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या है, कोई चीज सेल के बाहर है, उसको कहाँ जाना है, सेल के अंदर जाना है, तो वो क्या करेगा, अंदर जाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट लेगा, यानी कोई चीज लेगा जो उसको अंदर तक पहुंचाएगा, तो उसे बोलेंगे हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन। यानी अगर मान लो बाहर है अमाइनो एसिड, तो अगर अमाइनो एसिड को सेल के अंदर जाना है, अमाइनो एसिड को सेल के अंदर जाना है, तो वो किसी भी कैरियर मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का यूज नहीं करेगा, ठीक है, वो तो हमारा सिंपल डिफ्यूजन है। अब फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या है, सेल के बाहर मान लो अमाइनो एसिड है, उसको क्या करना है, सेल के अंदर जाना है, तो सेल के अंदर जाने के लिए वो क्या करेगा, एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प लेगा, जो उसे कहाँ तक पहुंचाएगी, हमारे सेल के अंदर तक पहुंचाएगी। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन इन विच ओनली वाटर कैन डिफ्यूज अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लाइक अ सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सेल के बाहर मान लो वाटर आ गया, तो वाटर को ना सेल मेम्ब्रेन को पूछने की जरूरत नहीं कि मैं अंदर जाऊं, वो उसको पता ही है कि मेरे को क्या जाना है, परमिशन है सेल के अंदर जाने की, तो इजीली क्या होगा, अंदर सेल के अंदर आ जाएगा, तो उसे करेंगे हम ऑस्मोसिस। यानी जो भी वाटर सेल के बाहर प्रेजेंट है वो इजीली किसी भी बिना ट्रांसपोर्ट के डायरेक्टली कहाँ आ सकता है, सेल के अंदर आ सकता है। आई होप आपको 3 पैसिव ट्रांसपोर्टेशन समझ आया हो। एक सिंपल डिफ्यूजन है, जो कोई भी चीज बाहर है वो अंदर जाने के लिए किसी भी ट्रांसपोर्ट की हेल्प नहीं लेगी। फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या है, कोई भी चीज सेल के बाहर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है, उसको अंदर जाना है, तो वो किसकी हेल्प लेगी, हमारे कैरियर प्रोटीन की हेल्प लेगी, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस क्या है कि वाटर केवल इसमें किसका ट्रांसपोर्ट होगा, सेल के बाहर से अंदर तक जो जाएगा वो केवल कौन जाएगा, हमारा वाटर जाएगा, तो उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। यानी सेल बाहर सॉरी वाटर बाहर था, उसे अंदर जाना है, तो उस प्रोसेस, जब वाटर अंदर जा रहा है तो उस प्रोसेस को कहेंगे हम ऑस्मोसिस। एक हो गया पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें कोई भी एनर्जी यूज नहीं हो रही। एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, कोई भी चीज बाहर से अंदर जा रही है तो वो किसी एनर्जी का यूज करेगा। द सेलुलर एनर्जी यूज टू मूव द सब्सटेंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब किसी चीज को हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी सेल के बाहर बहुत सारे हमारे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उन्हें कहाँ जाना है, सेल के अंदर जाना है, तो बाहर तो ज्यादा है लेकिन अंदर क्या है, कम है, तो वो जब बाहर से अंदर जा रहे होंगे तो उनको किसी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इट मे बी प्राइमरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसे एनर्जी ऑब्टेन विच आर स्टोर इनटू आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इसमें दो तरह की, ठीक है, एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी ऑब्टेन बाय द एटीपी। अब क्या है, प्राइम इसमें एक्टिव प्रोसेस में भी दो चीजें, एक है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें वो मैंने क्या बोला कि एनर्जी यूज करेगा, इस प्रोसेस में एनर्जी यूज होगी, तो इसमें जो एनर्जी लेगा वो कहाँ से लेगा, एटीपी से लेगा, ठीक है, ये कहाँ से लेगा, हमारे एटीपी से लेगा। जबकि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी लेगा वो कहाँ से लेगा, जो स्टोर ग्रेडियंट में प्रेजेंट क्या है, एनर्जी है, उसका यूज करेगा। तो प्राइमरी में तो वो किसकी एनर्जी यूज कर रहा है, किसकी एनर्जी यूज कर रहा है, एटीपी की एनर्जी यूज कर रहा है, लेकिन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वो एनर्जी किसकी यूज कर रहा है, जो वो ग्रेडियंट है उनकी एनर्जी यूज कर रहा है, यानी ग्लूकोज खुद की एनर्जी यूज कर रहा है अंदर जाने के लिए, तो उसे कहेंगे हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल ऑफ द एक्टिव प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस एंड द एंडोसाइटोसिस। अच्छा, इसमें कोई भी चीज है ना, एंडोसाइटोसिस यानी एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है, साइटोसिस यानी सेल के अंदर जाना, किसी भी चीज को अंदर जाना है तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। किसी भी चीज को बाहर से
अंदर जाना है तो उसे कहेंगे हम एंडोसाइटोसिस। किसी भी चीज को अंदर से बाहर जाना है तो उसे बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। एक्सो का मतलब होता है बाहर, एंडो का मतलब होता है अंदर। तो किसी भी चीज को सेल के बाहर से अंदर जाना है तो एंडोसाइटोसिस, किसी भी चीज को सेल के अंदर से बाहर जाना है तो उसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। Phagocytosis is a form of endocytosis in which cell engulf large solid particle like worm, out cell, bacteria, etc. अब मान लो हमारे ब्लड में ना कोई भी माइक्रोब्स आ गया, ठीक है। अब वो माइक्रोब्स आ गया है, वहां पे हमारे क्या प्रेजेंट है, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है जो फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी चीज को खा लेना, ठीक है। अब हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट है, माइक्रोब्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वो बैक्टीरिया और माइक्रोब्स बॉडी को पता चल गया कि हमारी बॉडी को क्या कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, उनको खा लेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस कहते हैं। कि जो मैक्रोफेजेस है, जो हमारी इम्यून सेल है, वो किसी भी बैक्टीरिया और वायरस को खा रही है, द प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। और इसी प्रोसेस को भी हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस मतलब खाना होता है, एंडोसाइटोसिस में यानी कोई चीज बाहर थी वो कहाँ चली गई, अंदर चली गई, सेल के अंदर चली गई, उसने खा लिया, उसको मार दिया। अब हमारी ये क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये किस चीज की बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड की। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फॉस्फोलिपिड, यानी दो लेयर्स है, एक ऊपर की लेयर है और एक कहाँ की लेयर है, नीचे की लेयर है, ठीक है। इसलिए इसको बोल रहा है लिपिड बाइलेयर। बाइलेयर क्यों बोला, एक ऊपर से लेयर है, एक कहाँ है, नीचे से लेयर है। अब मैंने बात करी थी कि इसमें तीन कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट हमारे प्रेजेंट है। कौन कौन से, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल है हमारा, और हमारा क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोलिपिड्स है, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनमें क्या क्या प्रेजेंट है, हमारी ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट है, ये पर्पल कलर की जो दिखाई दे रही है ये क्या है, हमारी ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है। जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पेरिफेरल प्रोटीन्स है। एंड हमारी ये क्या है, हमारी ग्लाइकोप्रोटीन, जो किसकी बनी हुई है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको मीन्स होता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, एंड लिपिड का मीन्स होता है फैट। तो ग्लाइकोलिपिड यानी वो किससे बना है, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड से। जहां पे आएगा ग्लाइकोप्रोटीन यानी वो बनाया है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ठीक है। ये हमारे सेल के बाहर का इन्वायरमेंट है, तो इसे बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये हमारे पोर्स है, मैंने बात करी अभी कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, तो यही ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ठीक है। पोर्स है ये, कि किसी भी चीज को बाहर से अंदर जाना है तो वो इसकी हेल्प लेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की। किसी चीज को डायरेक्टली वो अंदर सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है तो इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का यूज नहीं करेगा, इसे बोलते हैं हम लिपिड बाइलेयर। ये हमारा प्रेजेंट है साइटोसोल, यानी हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो नीचे लेटे हुए हैं उन्हें बोलेंगे पेरिफेरल, ठीक है। और जो जो मतलब नीचे की तरफ लगे हुए हैं, ठीक है, उन्हें बोलेंगे हम पेरिफेरल, यानी पेरिफेरल फेज में वो फैले हुए हैं। एंड ये जो छोटे छोटे येलो कलर के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल का जो कलर होता है वो पेल येलो या येलो कलर का होता है। तो हमारी लिपिड बाइलेयर में ये प्रेजेंट होते हैं कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट है, एंड द फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है हमारे कहाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। आई होप आपको ये समझ आया हो।